हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैक फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.3 का सॉल्यूशन। यदि स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मशक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में जो भी संख्या दिया गया है उसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मशक ज्ञात करना है। तो चलिए सवाल नंबर 1 का 1 को करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 1 का 1 में दे रखा है 9 तथा 12। तो 9 तथा 12 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें मशक निकालना है। तो कैसे निकालोगे समझिएगा। सबसे पहले आप 9 का अभाज्य गुणनखंड करोगे। जब आप 9 का अभाज्य गुणनखंड कर लोगे तो आपको 9 का अभाज्य गुणनखंड मिलेगा। ओके, तो आपको क्या करना है कि जो भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको मिलेगा उसे आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लेना है। फिर आप 12 का अभाज्य गुणनखंड करोगे। जब आप 12 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपको 12 का अभाज्य गुणनखंड मिल जाएगा। फिर जो भी अभाज्य गुणनखंड मिलेगा उसे आप अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दोगे। ठीक है, तो जब आप 9 और 12 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में लिख दोगे, फिर आपको ये चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों कि इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में क्या क्या कॉमन है। यदि एक संख्या कॉमन आएगा तो वही आपका एचसीएफ होगा, और एक से अधिक संख्या कॉमन आएगा तो उन संख्याओं का गुणनफल ही आपका एचसीएफ होगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपका काम 9 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए करते हैं। ओके, तो सबसे पहले 9 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 3 से देंगे। 3 से कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 9। फिर 3 से दीजिए। 3 एकम कितना हो जाएगा बताइए 3। तो देखिए जब हम 9 का अभाज्य गुणनखंड किए तो हमें अभाज्य संख्या क्या क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों। तो 3 और 3 मिला। तो जब हम 9 को लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में तो कैसे लिखेंगे। तो 3 गुना 3। तो क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। तो लिखोगे 9 के अभाज्य गुणन खंडों का गुणनफल। तो क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लिखेंगे 3 गुना 3। ओके, अब चलिए 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए चूंकि 12 सम संख्या है तो सबसे पहले हम 2 से देंगे। 2 चक कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 12। फिर 2 से दीजिए। 2 तिया कितना हो जाएगा बताइए 6। अब 3 से दीजिए। 3 एकम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3। तो 12 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए मेरे प्यारे बच्चों तो अभाज्य संख्या क्या क्या मिला 2, 2 और 3 मिला। तो 12 को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 3। तो चलिए लिख देते हैं। तो क्या लिखोगे 12 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। ओके, अब आपको ये चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों कि 9 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल तथा 12 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में क्या क्या कॉमन है। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों 3। क्या दिख रहा है बताइए 3। ओके, तो जो भी कॉमन होगा मान लीजिए एक संख्या कॉमन आता है तो वही एचसीएफ होगा, और यदि एक से अधिक संख्या कॉमन आता है तो उन संख्या का गुणनफल आपका एचसीएफ होगा यानी कि मशक होगा। तो चूंकि यहाँ केवल 3 कॉमन है इसलिए 9 और 12 का एचसीएफ 3 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। तो नीचे लिखोगे इसलिए 9 तथा 12 का मशक बराबर 3। ओके, चलिए अब सवाल नंबर दूसरा करते हैं। देखिए दूसरा दे रखा है 7 तथा 14। ओके, इन दोनों संख्याओं का हमें मशक निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम 7 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्योंकि 7 पहले से ही एक अभाज्य संख्या है तो जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें केवल 7 ही मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे 7 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 7। फिर हम 14 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ओके, तो 14 का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें कुछ अभाज्य संख्या मिलेगा, उसे हमें लिख लेना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। फिर हम ये चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि 7 के अभाज्य गुणनखंड और 14 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में क्या क्या कॉमन है। जो भी कॉमन रहेगा वही मेरा एचसीएफ होगा। यदि एक संख्या कॉमन आता है तो वही एचसीएफ होगा,
और यदि एक से अधिक संख्या कॉमन आता है मेरे प्यारे बच्चों तो उन संख्या गुणनफल ही आपका HCF होगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले 7 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए चूंकि 7 पहले से ही एक अभाज्य संख्या है, तो जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो केवल हमें 7 ही मिलेगा। तो किसे देना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? 7 से। तो 7 का हम कितना हो जाएगा बताइए? 7। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे 7 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हमें कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो केवल हमें 7 मिलेगा। ओके, अब चलिए 14 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले 2 से दीजिए। 2 से कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 14। अब 7 से देंगे। 7 का हम कितना हो जाएगा बताइए? 7। तो 14 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए मेरे प्यारे बच्चों तो अभाज्य संख्या में क्या क्या मिला? 2 और 7। ओके, तो 14 को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या लिख सकते हैं बताइए? तो 2 गुना 7। तो चलिए लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे? 14 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो हम लोग लिख लेंगे 2 गुना 7। अब हमें ये चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों कि 7 का अभाज्य गुणनखंड और 14 के अभाज्य गुणनखंडों गुणनफल में क्या क्या कॉमन है। ओके, देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों 7। क्या दिख रहा है बताइए? 7। ओके, इसलिए साथ ही मेरा 7 और 14 का मौसा होगा। तो क्या लिखोगे? इसलिए 7 तथा 14 का मौसा बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 7 हो जाएगा। चलिए अब तीसरा सवाल करते हैं। देखिए तीसरा सवाल में दे रखा है 3 तथा 9। इन दोनों संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 3 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चूंकि 3 एक अभाज्य संख्या पहले से ही है, तो जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्या के रूप में हमें यही मिलेगा, यानी कि 3 ही मिलेगा। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? 3 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3। फिर आप 9 का अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो जब आप 9 का अभाज्य गुणनखंड करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो कुछ आपको अभाज्य संख्या के रूप में मिलेगा। तो उसको आपको किस रूप में लिखना है? तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। दोनों को लिखने के बाद आपको ये चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों में क्या कॉमन है। जो कॉमन आएगा, मान लीजिए एक संख्या कॉमन आता है तो वही आपका HCF होगा, और यदि एक से अधिक संख्या कॉमन आता है तो उन संख्या गुणनफल आपका HCF होगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ओके, चूंकि 3 पहले से ही अभाज्य संख्या है, ओके, इसलिए हम 3 से ही देंगे। तो 3 का हम कितना हो जाएगा बताइए? तो 3 होगा। तो 3 का अभाज्य गुणनखंड किए मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि 3 एक अभाज्य संख्या है तो हमें कितना मिलेगा? तो 3 ही मिलेगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे 3 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हमें कितना मिला है मेरे प्यारे बच्चों? 3। अब आप 9 का अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो चलिए करते हैं। तो 3 से देते हैं। ओके, 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। फिर 3 से दीजिए। 3 एकम कितना हो जाएगा? 3। तो 9 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए मेरे प्यारे बच्चों तो अभाज्य संख्या में क्या क्या मिला? 3 और 3। तो 9 को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 3 गुना 3। तो चलिए लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे? 9 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो 3 गुना 3। अब आपको ये चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों में क्या कॉमन है, यानी कि 3 का अभाज्य गुणनखंड और 9 के अभाज्य गुणनखंड गुणनफल में क्या कॉमन है, हमें ये चेक करना है। देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों 3। क्या दिख रहा है बताइए? 3। इसलिए 3 तथा 9 का मौसा होगा। तो क्या लिखोगे? इसलिए 3 तथा 9 का मौसा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 3 हो जाएगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए 4 में दे रखा है 6, 15 तथा 24। ओके, इन तीनों संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो हम इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो भी हमें अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड मिलेगा उसे हम लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। फिर हम ये चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में क्या कॉमन है। यदि मान लीजिए एक संख्या कॉमन आता है तो वही मेरा मौसा होगा, और एक संख्या से अधिक संख्या कॉमन आता है तो उन संख्या गुणनफल ही मेरा मौसा होगा। तो चलिए इन तीनों संख्याओं का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले 6 का करते हैं।
तो 2 से दीजिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 तिया कितना हो जाएगा बताइए 6। अब 3 से दीजिए, 3 एकम कितना हो जाएगा बताइए, तो 3। तो 6 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें अभाज्य संख्या के रूप में क्या क्या मिला बताइए, 2 और 3। तो 6 को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 2 गुना 3। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे 6 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो हमें कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें मिल जाएगा 2 गुना 3। अब चलिए 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले 3 से दीजिए, 3 पचे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 15। 5 से दीजिए, 5 एकम कितना हो जाएगा 5। तो 15 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए मेरे प्यारे बच्चों, तो अभाज्य संख्या के रूप में क्या क्या मिला, 3 और 5। तो 15 को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 3 गुना 5। तो चलिए लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे, 15 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुना 5। ओके, अब चलिए 24 का कर लेते हैं। ओके, अभाज्य गुणनखंड 24 का कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से दीजिए, 2 छः कितना हो जाएगा 12। फिर 2 से दीजिए, 2 तिया कितना हो जाएगा बताइए 6। अब 3 से दीजिए, 3 एकम कितना हो जाएगा बताइए 3। तो जब हम 24 का अभाज्य गुणनखंड किए मेरे प्यारे बच्चों, तो अभाज्य संख्या के रूप में क्या क्या मिला, 2 2 2 और 3 मिला। तो 24 को हम अभाज्य गुणनखंडों गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो चलिए लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे, 24 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब हमें ये चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों कि 6, 15 और 24 के अभाज्य गुणनखंडों गुणनफल में क्या कॉमन है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तीनों में कॉमन दिख रहा है 3। क्या दिख रहा है बताइए, 3। तो 3 ही मेरे प्यारे बच्चों 6, 15 और 24 का मस होगा। तो क्या लिखोगे, लिखोगे इसलिए 6, 15 तथा 24 का मस कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 हो जाएगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 5 को करते हैं। देखिए 5 में दे रखा है 3, 6 तथा 12। ओके, इन तीनों संख्याओं का हमें मस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए चूंकि पहला संख्या जो 3 दे रखा है ये एक अभाज्य संख्या है, तो इसका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें 3 ही मिलेगा। फिर हम लिख लेंगे 3 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3। फिर हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कुछ हमें अभाज्य संख्या मिलेगा, तो उसे हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। फिर जब हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कुछ हमें अभाज्य संख्या के रूप में मिलेगा, तो उसे भी हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। फिर हम ये चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि 3 के अभाज्य गुणनखंड और 6 तथा 12 के अभाज्य गुणनखंडों गुणनफल में क्या कॉमन है। यदि एक संख्या कॉमन आता है तो वही मासा होगा, और एक से अधिक संख्या मान लीजिए कॉमन आता है तो उन संख्या गुणनफल ही मासा होगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले 3 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि 3 पहले से ही क्या है बताइए, एक अभाज्य संख्या है। ओके, तो 3 से दीजिए, 3 एकम कितना हो जाएगा बताइए, तो 3। 3 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें 3 ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है। ओके, तो सबसे पहले लिख लेंगे, क्या लिखोगे, तो लिखोगे 3 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना मिला है मेरे प्यारे बच्चों, 3। अब चलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से दीजिए, 2 तिया कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6। अब 3 से दीजिए, 3 एकम कितना हो जाएगा बताइए, 3। तो जब हम 6 का अभाज्य गुणनखंड किए मेरे प्यारे बच्चों, तो अभाज्य संख्या के रूप में क्या क्या मिला, 2 और 3। तो 6 को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 2 गुना 3। तो चलिए लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे, 6 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 गुना 3 हो जाएगा। आप चलिए 12 का कर लेते हैं। चलिए 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 छक 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 से देंगे 2 छक कितना हो जाएगा 12। फिर 2 से दीजिए, 2 तिया कितना हो जाएगा 6। अब 3 से दीजिए, 3 एकम कितना हो जाएगा बताइए 3। तो जब हम 12 का अभाज्य गुणनखंड किए मेरे प्यारे बच्चों, तो अभाज्य संख्या के रूप में क्या क्या मिला, 2 2 और 3। तो 12 को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 3। तो चलिए लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे, 12 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3। अब हमें ये चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों कि 3 का अभाज्य गुणनखंड और 6 तथा 12 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में क्या कॉमन है। ओके, तो देखिए तीनों में कॉमन दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों 3। क्या दिख रहा है बताइए, 3। तो 3 ही मेरा 3, 6 तथा 12 का मौसा होगा। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे इसलिए
3,6 तथा 12 का मौस कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 3 हो जाएगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 6 को करते हैं। देखिए 6 में दे रखा है 7,21,63। ओके, इन तीनों संख्याओं का हमें मौसा निकालना है। तो कैसे निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों? देखिए पहला संख्या 7 दे रखा है, तो 7 का आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपको 7 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या होती है। ओके, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? 7 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 7। ओके, अब देखिए अब आपको 21 का अभाज्य गुणनखंड करना है। जब आप 21 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपको कुछ अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड मिलेगा, तो उसे आपको लिखना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। फिर आपको 63 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो जब आप 63 का अभाज्य गुणनखंड करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको अभाज्य संख्या कुछ गुणनखंड के रूप में मिलेगा। फिर उसे आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लेना है। फिर आपको ये चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों कि 7 के अभाज्य गुणनखंड और 21 तथा 63 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में क्या क्या कॉमन है। यदि एक संख्या कॉमन आता है तो वही मौसा होगा, और एक से अधिक संख्या कॉमन आता है मेरे प्यारे बच्चों तो उन संख्याओं का गुणनफल ही मौसा होगा। तो चलिए सबसे पहले 7 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चूंकि 7 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक अभाज्य संख्या है। ओके, तो 7 से दीजिए सबसे पहले। 7 एकम कितना हो जाएगा? 7। ओके, तो 7 का अभाज्य गुणनखंड हमें कितना मिला? 7, क्योंकि 7 पहले से क्या है बताइए? एक अभाज्य संख्या। सबसे पहले आप लिख लोगे, क्या लिखोगे? तो लिखोगे 7 का अभाज्य गुणनखंड। हमें कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों? 7। ओके, अब चलिए 21 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले 3 से दीजिए। 3 से कितना हो जाएगा? 21। अब 7 से दीजिए। 7 एकम कितना हो जाएगा? 7। तो जब हम 21 का अभाज्य गुणनखंड किए मेरे बाबू लोग तो हमें अभाज्य संख्या के रूप में क्या क्या मिला? 3 और 7। तो 21 को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 3 गुना 7। तो क्या लिखोगे? 21 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो हो जाएगा 3 गुना 7। अब चलिए 63 का करते हैं। ओके, तो सबसे पहले 3 से दीजिए। देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 6। 3 एकम 3। फिर 3 से दीजिए। 3 7 कितना हो जाएगा? 21। अब 7 से दीजिए। 7 एकम कितना हो जाएगा? 7। तो जब हम 63 का अभाज्य गुणनखंड किए मेरे प्यारे बच्चों तो अभाज्य संख्या के रूप में क्या क्या मिला? तो 3 3 और 7 मिला। तो 63 को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 3 गुना 3 गुना 7 लिखेंगे। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे? 63 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 3 गुना 3 गुना 7 हो जाएगा। अब हमें ये चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों कि 7 के अभाज्य गुणनखंड तथा 21 और 63 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में क्या क्या कॉमन है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन केवल दिख रहा है 7। क्या दिख रहा है बताइए? 7। ओके, तो 7 ही मेरा 7 21 और 63 का मेरा क्या हो जाएगा? मौसा। तो क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो लिखोगे इसलिए 7,21 एवं 63 का मौसा बराबर कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। ओके, चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं का विभाजन विधि द्वारा मौसा ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में जो भी संख्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों उसका हमें मौसा निकालना है विभाजन विधि द्वारा। तो दिए गए सवालों को हम लोग कुछ देर बाद करते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि कैसे विभाजन विधि द्वारा हम लोग मौसा निकालते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल द्वारा पहले समझ लेते हैं कि जब दो संख्या दिया हो तो कैसे हम विभाजन विधि द्वारा मौसा निकालते हैं। फिर दिए गए सवालों को करेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम दो संख्या लिए 2 और 4। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना है मेरे प्यारे बच्चों कि इन दोनों संख्याओं में कौन बड़ा है और कौन छोटा। ठीक है, तो बड़ा और छोटा चुनने के बाद आप क्या करोगे? बड़ा संख्या को छोटा संख्या से डिवाइड करोगे, और डिवाइड तब तक करना है मेरे प्यारे बच्चों जब तक कि शेष 0 न हो जाए। जैसे ही शेष 0 होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो उस चरण का भाजक ही आपका मौसा होगा। और यदि शेष 0 नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो उस चरण में जो भाजक रहेगा उसको आपको भाज्य मान लेना है, और इस तरह से भाग करते रहना है जब तक कि हमें 0 न मिल जाए। देखिए मेरे पास दो संख्या 2 और 4 है। इन दोनों संख्याओं का हमें मौसा निकालना है विभाजन विधि द्वारा। तो देखिए 2 और 4 में कौन बड़ा मेरे प्यारे बच्चों? 4। तो 4 को सबसे पहले आपको 2 से डिवाइड करना है। तो चला समझिए,
4 को हमें डिवाइड करना है मेरे प्यारे बच्चों 2 से। ओके, देखिए इस वाले पोजीशन को हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों भाज्य। क्या कहते हैं बताइए? भाज्य। इस वाले पोजीशन को हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों भाजक। क्या कहते हैं बताओ? भाजक। इस वाले पोजीशन को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं बताओ? भागफल। और जो नीचे बच जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं बताओ? शेषफल। ओके, अब चलिए 4 को 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, जरा समझिएगा। 4 को हमें डिवाइड करना है 2 से। तो 2 का हम कितना बार टेबल पढ़े मेरे प्यारे बच्चों कि 4 के बराबर या 4 के करीब आ जाए। देखिए जब हम 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें 4 मिल जाएगा। अब 4 में से आप घटाओगे 4 तो आपको कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 0। तो जैसे ही आपका शेष 0 हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो इस चरण में जो भी भाजक होगा वही आपका मौस होगा। तो इस चरण में भाजक कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 2। कितना है बताइए? 2। तो 2 ही मेरा मौस होगा, 2 और 4 का। ओके, तो क्या लिखोगे? इसलिए 2 एवं 4 का मौस कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2। ओके, तो इस तरह से आपको 2 संख्याओं का मौस विभाजन विधि द्वारा निकालना है। चलिए अब सवाल नंबर 2 का पहला करते हैं। देखिए 2 का पहला में दे रखा है 16 तथा 846। इन दोनों संख्याओं का मेरे प्यारे बच्चों विभाजन विधि द्वारा मौस निकालना है। तो देखिए इन दोनों संख्याओं में कौन बड़ा है मेरे प्यारे बच्चों? 846 और छोटा कौन है? 16। तो 846 को आपको डिवाइड करना है 16 से और तब तक डिवाइड करना है मेरे प्यारे बच्चों जब तक आपको शेष 0 न मिल जाए। तो चलिए करते हैं। तो 846 को हमें डिवाइड करना है मेरे प्यारे बच्चों 16 के साथ। तो जरा समझिए 16 का टेबल हम कितना बार पढ़े मेरे प्यारे बच्चों कि 846 के करीब आ जाए। तो जब आप 16 का टेबल 52 बार पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना बार बताइए? 52 बार, तो आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 832। कितना मिल जाएगा बताइए? 832। ओके, क्या बोले? जब आप 16 का टेबल 52 बार पढ़ोगे तो आपको कितना मिलेगा? 832। ओके, यदि आप 53 बार पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 846 से ज़्यादा आ जाएगा। और एक बार समझिए, देखिए 16 का टेबल हमें कितना बार पढ़ना है कि हम 846 के बराबर या 846 के करीब आ जाएं। तो जब हम 16 का टेबल 52 बार पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें कितना मिलेगा? 832। ओके, अब जरा समझिए। अब आपको 846 में से 832 घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। तो 6 में से जब 2 जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो आपको 4 मिलेगा। 4 में से 3 जाएगा तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, 8 में 8 जाए तो कितना मिलेगा? 0। अभी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमें शेष 0 नहीं मिला है। तो जब शेष नहीं 0 मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों तो इस चरण का जो भी भाजक होगा उसे हम भाज्य बना लेंगे। यानी कि 16 को उठा करके आप यहाँ लेते आओगे। ओके, अब आगे समझिए। 14 का टेबल आप कितना बार पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों कि आप 16 के बराबर या 16 के करीब आ जाओ। तो कितना बार पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 1 बार। तो 14 कम कितना हो जाएगा बताइए? 14। अब 16 में से घटाओगे 14 तो आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 2। 16 में से घटाओगे आप 14 तो कितना मिलेगा? 2। देखिए अभी भी हमें शेष 0 नहीं मिल रहा है। तो जब शेष नहीं 0 मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों तो इस चरण का जो भाजक होगा उसे हम भाज्य बना लेंगे। यानी कि 14 को उठा करके आप यहाँ लेते आओगे। अब आगे समझिए 2 का टेबल हम कितना बार पढ़े मेरे प्यारे बच्चों कि 14 के बराबर या 14 के करीब आ जाए। तो 2 का टेबल जब हम 7 बार पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें 14 के बराबर मिल जाएगा। अब देखिए 14 में से आपको घटाना है 14। तो जब आप 14 में से घटाओगे 14 तो आपको कितना मिल जाएगा? 0। तो देखिए अब हमें 0 शेष मिल चुका है। तो जब हमें शेष 0 मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो इस चरण का जो भी भाजक होगा वही मसो होगा। तो इस चरण का भाजक कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो 2। कितना है बताइए भाजक? बताइए 2। ओके, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? मसो हो जाएगा। तो नीचे क्या लिखोगे? तो नीचे लिखोगे इसलिए 16 तथा 846 का मस बराबर हमें कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों? तो 2 मिल गया। ओके, तो 16 तथा 846 का मौसम कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल दे रखा है 12 तथा 64। अब जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों संख्याओं का हमें मौसम निकालना है विभाजन विधि द्वारा। तो चलिए निकालते हैं। तो जरा समझिए इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन है मेरे प्यारे बच्चों? 64। छोटा कौन है बताइए? 12। तो आपको क्या करना है बताइए? सबसे पहले 64 को डिवाइड करना है 12 के साथ। ओके, और तब तक डिवाइड करना है मेरे प्यारे बच्चों जब तक कि हमें शेष 0 न मिल जाए। तो चलिए 64 को डिवाइड करते हैं हम 12 के साथ। तो देखिए 12 का टेबल हम कितना बार पढ़े मेरे प्यारे बच्चों कि हम 64 के बराबर या 64 के करीब आ जाए। तो कितना बार पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? 5 बार। तो 12 बजे कितना होता है बताइए? 60।
अब जब आप 64 में घटाओगे 60 मेरे प्यारे बच्चों तो आपको मिलेगा 4। ओके, देखिए अभी शेष जीरो नहीं हो रहा है। तो जब शेष जीरो नहीं होगा तो इस चरण का जो भी भाजक होगा उसे हम भाज्य बना लेंगे। तो इस 12 को उठा करके आप यहाँ लेते आओगे। ओके, अब 4 का टेबल हम कितना बार पढ़े मेरे प्यारे बच्चों कि 12 के बराबर या 12 के करीब आ जाए। तो कितना बार पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 बार। तो जब हम 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 12। ओके, अब 12 में से जब आप घटाओगे 12 मेरे प्यारे बच्चों तो आपको कितना मिल जाएगा? 0। अब देखिए हमें शेष 0 मिल चुका है। तो जब आपको शेष 0 मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो इस चरण का जो भी भाजक होगा वही आपका मस होगा। तो देखिए चूंकि शेष 0 है तो इस चरण का भाजक हमें कितना मिल रहा है बताइए? 4। तो 4 ही मेरा क्या हो जाएगा बताइए? मस होगा। तो क्या लिखोगे? लिखोगे इसलिए 12 तथा 64 का मस हमें कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 4 मिल जाएगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 3 को करते हैं। देखिए 3 में दे रखा है 11 तथा 57। ओके, इन दोनों संख्याओं का हमें मसा निकालना है विभाजन विधि द्वारा। तो चलिए निकालते हैं। तो जरा समझिए 11 तथा 57 में कौन बड़ा है मेरे प्यारे बच्चों? 57। 11 क्या है बताइए? छोटा। तो आपको क्या करना है? 57 को डिवाइड करना है 11 के साथ और तब तक डिवाइड करना है जब तक कि आपको शेष 0 न मिल जाए। जैसे आपको शेष 0 मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो उस चरण का भाजक ही आपका मस होगा। तो चलिए करते हैं। तो 57 को हमें डिवाइड करना है मेरे प्यारे बच्चों 11 के साथ। तो 11 का टेबल हम कितना बार पढ़े मेरे प्यारे बच्चों कि हम 57 के बराबर या 57 के करीब आ जाएं। तो हमें पढ़ना पड़ेगा 5 बार। तो 11 पचे कितना हो जाएगा बताइए? 55। ओके, अब जब आप 57 में से घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों 55 तो आपको मिलेगा 2। देखिए अभी शेष हमें 0 नहीं मिल रहा है। तो इस चरण का जो भी भाजक रहेगा उसे हम भाज्य बना लेंगे। तो 11 को उठा करके यहाँ लेते आइए। अब देखिए 2 का टेबल हम कितना बार पढ़े मेरे प्यारे बच्चों कि हम 11 के बराबर या 11 के करीब आ जाए। तो कितना बार पढ़ना पड़ेगा? 5 बार। 2 बजे कितना हो जाएगा बताइए? 10। अब 11 में से घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों 10 तो आपको मिलेगा 1। देखिए अभी भी शेष हमें 0 नहीं मिल रहा है। तो इस तरह का जो भी भाजक रहेगा उसे हम भाज्य बना लेंगे। तो 2 को उठा करके यहाँ लेते आइए। अब 1 का टेबल हम कितना बार पढ़े मेरे प्यारे बच्चों कि 2 के बराबर या 2 के करीब आ जाए। तो हमें पढ़ना पड़ेगा 2 बार। तो 1 2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2। अब 2 में से घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों 2 तो आपको मिल जाएगा 0। देखिए अब हमें शेष 0 मिल चुका है। तो जब शेष 0 मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो इस चरण का जो भी भाजक होगा वही मेरा मस होगा। तो इस चरण का भाजक कितना है बताइए? 1। कितना है बताइए? 1। इसलिए 11 तथा 57 का मस कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे इसलिए 11 तथा 57 का मस बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 1 हो जाएगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। 4 में दे रखा है 9 तथा 96। तो इन दोनों संख्याओं का हमें विभाजन विधि द्वारा मस निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। जरा समझिए 9 तथा 96 में कौन बड़ा मेरे प्यारे बच्चों? 96। छोटा कौन बताइए? 9। तो बड़ा संख्या को आपको छोटा संख्या से डिवाइड करना है। तब तक डिवाइड करना है जब तक कि शेष 0 न आ जाए। और जैसे ही शेष 0 आ जाएगा तो उस चरण का जो भी भाजक होगा वही आपका मस होगा। तो चलिए सबसे पहले 96 को डिवाइड करते हैं 9 के साथ। तो 9 का टेबल हम कितना बार पढ़े मेरे प्यारे बच्चों कि हम 96 के बराबर या 96 के करीब आ जाएं। तो हमें पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों 9 का टेबल 10 बार। ओके, तो जब आप 9 का टेबल 10 बार पढ़ोगे तो वो कितना मिलेगा बताइए? 90। अब जब आप 96 में से घटाओगे 90 मेरे प्यारे बच्चों तब वो कितना मिलेगा? 6। देखिए अभी हमें शेष 0 नहीं मिल रहा है। तो जब शेष 0 नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों तो इस चरण का जो भी भाजक होगा उसे हम भाज्य बना लेंगे। तो इस 9 को उठा करके यहाँ लेते आइए। ओके, अब देखिए 6 का टेबल हम कितना बार पढ़े मेरे प्यारे बच्चों कि हम 9 के बराबर या 9 के करीब आ जाएं। तो हमें पढ़ना पड़ेगा 1 बार। तो 6 कम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 6। अब 9 में से घटाओगे 6 मेरे प्यारे बच्चों तो आपको मिलेगा 3। देखिए अभी भी हमें शेष 0 नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे? इस चरण का भाजक को हम भाज्य बना लेंगे। तो इस 6 को उठा करके लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर। ओके, अब देखिए 3 का टेबल हम कितना बार पढ़े मेरे प्यारे बच्चों कि 6 के बराबर या 6 के करीब आ जाएं। तो हमें पढ़ना पड़ेगा 2 बार मेरे प्यारे बच्चों। 3 दूना कितना हो जाएगा बताइए? 6। अब 6 में से 6 घटेगा मेरे प्यारे बच्चों तब वो कितना मिलेगा? 0। देखिए अब हमें शेष 0 मिल चुका है। तो जब शेष आपको 0 मिल जाएगा तो इस चरण का भाजक ही आपका मस होगा। तो मस कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3। तो क्या लिखोगे? लिखोगे इसलिए 9 तथा 96 का मस बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 3 हो जाएगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 5 को करते हैं। देखिए 5 में दे रखा है 15, 47 और 85। इन तीनों संख्याओं का हमें विभाजन विधि द्वारा मस निकालना है। तो जरा समझिए
जब 3 संख्या दिया हो मेरे प्यारे बच्चों और उसका हमें मौसा निकालना हो विभाजन विधि से, तो कैसे निकालते हैं जरा समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों संख्याओं में से बड़ा संख्या और छोटा संख्या छांट लेना है। ओके, फिर उन दोनों संख्याओं का मौसा निकालना है आपको विभाजन विधि द्वारा। जो भी मौसा निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, उस मौसा और यहाँ बची हुई दूसरी संख्या के साथ उसका विभाजन विधि से आप मौसा निकालोगे। जो मौसा आएगा वही तीनों संख्याओं का मौसा होगा। और एक बार समझिए, देखिए, जब आपको 3 संख्या दिया हो मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले सबसे बड़ा संख्या और छोटा संख्या का आप विभाजन विधि से मौसा निकालोगे। जो भी मौसा निकलेगा उस मौसा का और बची हुई संख्या का आप मौसा निकालोगे विभाजन विधि से। उस कंडीशन में जो मौसा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वही तीनों संख्याओं का मौसा होगा। तो जरा समझिए, यहाँ 3 संख्या कौन कौन दे रखा है बताइए। तो 15, 47 और 85। ओके, तो सबसे बड़ा कौन है बताइए 85, सबसे छोटा कौन है बताइए 15। तो इन दोनों संख्याओं का सबसे पहले हम लोग विभाजन विधि द्वारा मौसा निकालेंगे। जो भी मौसा आएगा उस मौसा का इस संख्या के साथ विभाजन विधि से मौसा निकालेंगे। फिर उस कंडीशन में जो मौसा आएगा वही तीनों संख्याओं का मौसा होगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहला काम 15 और 85 का विभाजन विधि द्वारा हम लोग मौसा निकालेंगे। तो 15 और 85 में कौन बड़ा मेरे प्यारे बच्चों 85। तो 85 को हम लोग डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 15 के साथ। ओके, तो देखिए 15 का टेबल हम कितना बार पढ़े मेरे प्यारे बच्चों कि हम 85 के बराबर या 85 के करीब आ जाएं। तो हमें पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों 5 बार। तो 15 25 कितना हो जाएगा बताइए 75। अब जब आप घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों 85 में से 75, ओके, तब वो कितना मिलेगा 10। कितना मिलेगा बताइए 10। यानी कि 85 में जब हम घटाएंगे 75 तो हमें कितना मिल जाएगा 10। देखिए, अभी हमें शेष 0 नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस चरण के भाजक को हम भाज्य मान लेंगे। तो 15 को उठा करके हम यहाँ लेते आएंगे। अब 10 का टेबल हम कितना बार पढ़े मेरे प्यारे बच्चों कि हम 15 के बराबर या 15 के करीब आ जाए। तो पढ़ना पड़ेगा एक बार। 10 से कम कितना हो जाएगा बताइए 10। ओके, अब 15 में से घटाइए मेरे प्यारे बच्चों 10, तो आपको मिलेगा 5। कितना मिलेगा 5। ओके, देखिए अभी भी हमें शेष 0 नहीं मिला है, तो इस चरण के भाजक को हम भाज्य मान लेंगे और इस 10 को उठा करके यहाँ लेते आएंगे। ओके, अब देखिए 5 का टेबल आप कितना बार पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों कि आप 10 के बराबर या 10 के करीब आ जाओगे। तो कितना बार पढ़ना पड़ेगा 2 बार। 5 दूना कितना हो जाएगा बताइए 10। अब 10 में से अब घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों 10, तो आपको मिलेगा 0। ओके, अब देखिए हमें शेष 0 मिल चुका है, तो इस चरण का भाजक ही, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का मेरा क्या होगा मौसा। तो क्या लिखोगे 15 एवं 85 का मौसा हमें कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों 5। ओके, अब जरा समझिए, ये जो आपको मौसा मिला मेरे प्यारे बच्चों, इस मौसा और बची हुई संख्या 47 का आपको मौसा निकालना है विभाजन विधि द्वारा। जो मौसा आएगा ना वही इन तीनों संख्याओं का मौसा होगा। तो इस 5 और 47 का विभाजन विधि द्वारा चलिए मौसा निकालते हैं। तो 5 और 47 में कौन बड़ा मेरे प्यारे बच्चों 47। तो 47 को आप डिवाइड करोगे मेरे प्यारे बच्चों 5 के साथ। ओके, तो 5 का टेबल हम कितना बार पढ़े कि हम 47 के करीब या बराबर आ जाएं। तो कितना बार पढ़ना पड़ेगा बताइए 9 बार। 9 बजे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 45। ओके, अब 47 में से घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों 45, तो आपको 2 मिलेगा। देखिए अभी हमें शेष 0 नहीं मिल रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस चरण के भाजक को हम भाज्य मान लेंगे, 5 को उठा करके यहाँ लेते आएंगे। अब 2 का टेबल हम कितना बार पढ़े मेरे प्यारे बच्चों कि हम 5 के बराबर या 5 के करीब आ जाएं। तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा। तो दूना कितना हो जाएगा बताइए 4। अब 5 में से घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों 4, तो आपको मिलेगा 1। देखिए अभी भी हमें शेष 0 नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस चरण चरण के जो भाजक है उसको उठा करके भाज्य बना लेंगे, यानी कि 2 को उठा करके हम यहाँ लेते आएंगे। ओके, अब देखिए 1 का टेबल हम कितना बार पढ़े मेरे प्यारे बच्चों कि 2 के बराबर या 2 के करीब आ जाए। तो कितना बार पढ़ना पड़ेगा 2 बार। तो 1 2 कितना हो जाएगा 2। ओके, अब देखिए 2 में से आप घटाओगे 2 मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको मिलेगा 0। तो जैसे ही आपको शेष 0 मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इस चरण का भाजक ही आपका मौसा होगा। तो मौसा आपको कितना मिल चुका है मेरे प्यारे बच्चों 1। कितना मिल चुका है बताइए 1। तो यही जो मौसा आपको मिला मेरे प्यारे बच्चों, यही मौसा इन तीनों संख्याओं का मौसा कहलाएगा। तो क्या लिखोगे, लिखोगे इसलिए 1547 85 का मौसा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 हो जाएगा। ओके।
चलिए अब सवाल नंबर 6 को करते हैं। देखिए 6 में दे रखा है 12, 27 तथा 82। इन तीनों संख्याओं का हमें मसा निकालना है विभाजन विधि द्वारा। तो जरा समझिए, जब तीन संख्या दिया हो तो हम विभाजन विधि द्वारा मसा कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं में छांटते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो बड़ा और छोटा का सबसे पहले हम विभाजन विधि द्वारा मसा निकाल लेते हैं। जो मसा आता है मेरे प्यारे बच्चों, उस मसा का और उन तीनों संख्याओं में से बची हुई संख्या का हम फिर से विभाजन विधि द्वारा मसा निकालते हैं। उस स्थिति में जो मसा आता है वही तीनों संख्याओं का मसा कहलाता है। तो देखिए इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ा कौन है, 82। सबसे छोटा कौन है बताइए, 12। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का हम लोग मसा निकालेंगे विभाजन विधि द्वारा। जो मसा आएगा उस मसा का और इस बची हुई 27 का हम लोग विभाजन विधि द्वारा मसा निकालेंगे। जो भी मसा आएगा वही मसा इन तीनों संख्याओं का मसा कहलाएगा। ओके, वही मसा इन तीनों संख्याओं क्या कहलाएगा बताइए, मसा। तो सबसे पहले चलिए 82 और 12 का विभाजन विधि द्वारा मसा निकालते हैं। ओके, तो बड़ा संख्या को छोटा संख्या से डिवाइड करिए, यानी कि 82 को हमें डिवाइड करना है 12 के साथ। ओके, तो 12 का टेबल हम कितना बार पढ़े मेरे प्यारे बच्चों कि 82 के बराबर या 82 के करीब आ जाए। तो हमें पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों 6 बार। कितना बार बताइए, 6 बार। 12 से कितना हो जाएगा बताइए, 72। ओके, अब 82 में से जब आप घटाओगे 72 मेरे प्यारे बच्चों तो आपको मिलेगा 10। देखिए अभी हमें शेष 0 नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस तरह के भाजक को हम भाज्य बना लेते हैं, यानी कि 12 को उठा करके इस 12 को उठा करके आप यहाँ लेते आओगे। अब 10 का टेबल हम कितना बार पढ़े मेरे प्यारे बच्चों कि 12 के बराबर या 12 के करीब आ जाए। तो हमें पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों एक बार। 10 से कम कितना हो जाएगा बताइए, 10। ओके, अब 12 में से घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों 10 तो आपको मिलेगा 2। देखिए अभी भी आपको शेष 0 नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस चरण के भाजक को हम भाज्य बना लेंगे, यानी कि इस 10 को उठा करके आप यहाँ लेते आओगे। अब 2 का टेबल हम कितना बार पढ़े मेरे प्यारे बच्चों कि हम 10 के बराबर या 10 के करीब आ जाए। तो हमें पढ़ना पड़ेगा 5 बार। 2 बचे कितना हो जाएगा बताइए, 10। ओके, अब देखिए 10 में से आप घटाओगे 10 तो आपको मिलेगा 0। ओके, अब देखिए हमें शेष 0 मिल चुका है। तो इस चरण का जो भाजक है वही मेरा मसा होगा। तो मसा में कितना मिल गया, 2। तो क्या लिखोगे, 12 तथा 82 का मौसा हमें कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, 2। कितना मिल गया बताइए, 2। ओके, अब जरा समझिए इस मौसा का और बची हुई 27 का हम मौसा निकालेंगे विभाजन विधि द्वारा। जो भी मौसा आएगा वही इन तीनों संख्याओं का मौसा कहलाएगा। तो चलिए 2 और 27 का हम लोग मौसा निकालते हैं विभाजन विधि द्वारा। ओके, तो 2 और 27 में कौन बड़ा मेरे प्यारे बच्चों, 27। तो चलिए 27 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ। तो 2 का टेबल हम कितना बार पढ़े मेरे प्यारे बच्चों कि हम 27 के करीब या उसके बराबर आ जाएं। ओके, तो हमें पढ़ना पड़ेगा 13 बार। 2 13 कितना होता है बताइए, 26। अब 27 में से घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों 26 तो आपको मिलेगा 1। देखिए अभी हमें शेष 0 नहीं मिल रहा है। तो इस तरह का जो भाजक होगा उसे हम भाज्य बना लेंगे। तो 2 को उठा करके यहाँ लेते आइए। ओके, अब देखिए 1 का टेबल हम कितना बार पढ़े कि हम 2 के बराबर या 2 के करीब आ जाए। तो हमें पढ़ना पड़ेगा 2 बार। 1 2 कितना हो जाएगा बताइए, 2। अब 2 में से अब जब 2 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 0। कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 0। तो जब आपको 0 मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो इस चरण का भाजक ही मेरा मौसा कहलाएगा। तो मौसा में कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, 1। कितना मिल गया बताइए, 1। और यही मौसा तीनों संख्याओं का मौसा कहलाएगा। तो क्या लिखोगे, लिखोगे इसलिए, ठीक है, 12,27 तथा 82 का मौसा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ा और सबसे छोटा का विभाजन विधि द्वारा मौसा निकाल लेना है। जो मौसा निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों उस मौसा का और उस बची हुई संख्या का आप विभाजन विधि द्वारा मौसा निकालोगे। जो भी मौसा निकलेगा वही मौसा इन तीनों संख्याओं का मौसा कहलाएगा। और ये मौसा कितना मिल गया इन तीनों संख्याओं का, तो 1 मिल गया। ओके, चलिए सवाल नंबर 3 को करते हैं। देखिए 3 क्या कह रहा है, एक बगीचे की लंबाई 65 मीटर तथा चौड़ाई 35 मीटर है। बगीचे का सही माप के लिए अधिकतम लंबाई वाला मीटर का मापक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सवाल को ध्यान से समझिए। सवाल क्या कह रहा है, एक बगीचा है जिसका लंबाई 65 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर है। बगीचे का सही माप के लिए हमें अधिकतम लंबाई वाला मीटर का मापक ज्ञात करना है। तो जरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जब भी सवाल में बात आए मेरे प्यारे बच्चों अधिकतम का, क्या बोले कि जब भी सवाल में बात आए अधिकतम का तो आपको ये समझना है कि आपको उस सवाल में मौसा निकालना है। क्या निकालना है बताइए, मौसा। अब जरा समझिए,
देखिए 65 और 35 का मसही अधिकतम लंबाई वाला मीटर का मापक होगा जो बगीचे का सही सही माप कर पाएगा। अर्थात बगीचे की लंबाई में भी वो मौजूद रहेगा और बगीचे की चौड़ाई में भी वो मौजूद रहेगा। ओके, तो हमें ये पता चल चुका है मेरे प्यारे बच्चों कि इस सवाल में हमें क्या निकालना है। ओके, तो चलिए करते हैं, जरा समझिए। देखिए मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये मेरा कोई बगीचा है। ओके, क्या बताइए बगीचा, ये क्या होता है बताइए लंबाई, ये भी क्या बताइए लंबाई, ये चौड़ाई, ये भी क्या बताइए चौड़ाई। तो लंबाई को हम इंडिकेट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों स्मॉल एल से। लंबाई कितना दे रखा है बताइए बगीचा का 65 मीटर, तो आप लिख लोगे 65 मीटर। ये मेरा क्या होता है चौड़ाई, चौड़ाई कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 35 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा बी बराबर बताइए 35 मीटर। तो देखिए ये लंबाई तो ये भी लंबाई, यहाँ भी लिख लीजिए एल बराबर कितना बताइए 65 मीटर। देखिए ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई, चौड़ाई बराबर यहाँ भी लिख लीजिए बताइए 35 मीटर। अब जरा समझिए, देखिए 65 और 35 का मसही अधिकतम लंबाई वाला मीटर का मापक होगा जो बगीचे का सही सही माप कर पाएगा। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों 65, ठीक है, एवं 35 का मसही, मसही, ठीक है, अधिकतम लंबाई वाला, अधिकतम लंबाई वाला, लंबाई वाला मीटर का मापक होगा, मीटर का मापक होगा जो बगीचे का, बगीचे का सही सही, सही सही माप कर पाएगा। ओके, तो हमें ये समझ जाना है कि सवाल में हमें क्या करना है। तो क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 65 और 35 का हमें मौसा निकालना है। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 65 और 35 का हम लोग मौसा निकालते हैं। ओके, तो क्या लिखोगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 65 और 35 का मौसा। क्या लिखोगे, 65 और 35 का मौसा। तो सबसे पहले 65 का आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, तो चलिए कर लेते हैं। ओके, तो चलिए 65 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले आप 5 से 2 देखिए 5 एकम 5, ठीक है, 1 बजे कितना हो गया 15, तो 5 से कितना हो जाएगा 15। अब 13 से दीजिए, 13 कम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बताइए, तो 13 हो जाएगा। देखिए जब हम 65 का अभाज्य गुणनखंड किए तो अभाज्य संख्या के रूप में हमें क्या क्या मिला 5 और 13। तो 65 को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 5 गुना 13। तो क्या लिखोगे, 65 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 गुना 13 हो जाएगा। ओके, अब चलिए 35 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले 5 से दीजिए, 5 से कितना हो जाएगा 35। अब 7 से दीजिए, 7 का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7। तो देखिए जब हम 35 का अभाज्य गुणनखंड किए मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें अभाज्य संख्या के रूप में क्या क्या मिला, तो 5 और 7। तो 35 को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 5 गुना 13। तो चलिए लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे, लिखोगे 35 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 गुना 7। अब आपको ये चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों कि 65 और 35 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में क्या क्या कॉमन है। तो क्या कॉमन दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 5। क्या दिख रहा है बताइए, 5 दिख रहा है। तो मौसा आपको कितना मिल गया बताइए इन दोनों का, तो 5 मिल गया। कितना मिल गया बताइए 5। ओके, तो देखिए अधिकतम लंबाई वाला मीटर का मापक कितना हो जाएगा बताइए 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए 5। ओके, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे इसलिए, इसलिए अधिकतम लंबाई वाला, लंबाई वाला मीटर का मापक, मीटर का मापक, ओके 5 होगा, 5 होगा। ओके, जो बगीचे की, बगीचे की
सही 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 माप कर पाएगा। ओके, तो हमें उत्तर कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों? तो 5 मिल गया। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए 4 क्या कह रहा है कि 5 किलोग्राम सोयाबीन, 15 किलोग्राम बादाम तथा 45 किलोग्राम चना को मिलाकर छात्रों के बीच बांटना है। प्रत्येक छात्र को अधिकतम कितनी मात्रा दी जाए कि सभी को बराबर मिले? सबसे पहले सवाल को समझिए। देखिए 5 किलोग्राम सोयाबीन, 15 किलोग्राम बादाम तथा 45 किलोग्राम चना को मिला देना है। मिलाने के बाद सभी छात्रों के बीच बांटना है। तो हमें ये ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रत्येक छात्र को अधिकतम कितनी मात्रा हम देंगे कि सभी को बराबर मिले। अब कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए जब भी सवाल में बात आए अधिकतम का, तो आपको ये समझना है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको मसा निकालना है। क्या निकालना है बताइए? मसा। तो जरा समझिए 5, 15 क्या बताइए? जरा समझिए 5, 15 और 45 का मसा ही वो अधिकतम मात्रा होगी जिससे सभी छात्रों को बराबर मिल पाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग 5, 15 और 45 का मसा निकालते हैं। जो भी मसा आएगा वही अधिकतम मात्रा होगी जिससे प्रत्येक छात्र को बराबर मिल पाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो लिखोगे 5,15 एवं 45 का मसही वह अधिकतम मात्रा होगी, अधिकतम मात्रा होगी जिससे सभी छात्रों को बराबर मिल पाएगा। ओके, तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, 5, 15 और 45 का हम लोग मसा निकालते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए 5, 15 का हमें क्या निकालना है बताइए? मसा। सबसे पहले लिख लो, क्या लिखोगे? 5, 15, ठीक है, एवं 45 का मसा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चूंकि 5 पहले से अभाज्य संख्या है, तो जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो केवल हमें 5 मिलेगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें 5 का अभाज्य गुणनखंड करना है। चूंकि 5 पहले से क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक अभाज्य संख्या है। ओके, तो 5 से दीजिए 5 का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 5 हो जाएगा। ओके, तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे 5 का अभाज्य गुणनखंड। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? हमें कितना मिला? केवल 5, तो 5 लिख लोगे। अब आप 15 का अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 3 से दीजिए, 3 पर कितना हो जाएगा बताइए? 15। अब 5 दीजिए, 5 का कितना हो जाएगा? 5। जब आप 15 का अभाज्य गुणनखंड किए मेरे प्यारे बच्चों, तो अभाज्य संख्या को क्या क्या मिला? 3 और 5। तो 15 को आप अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखोगे? तो 3 गुना 5। तो चलिए लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? 15 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो कितना हो जाएगा बताइए? 3 गुना 5। अब चलिए 45 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों 5 से दीजिए, 5 में कितना हो जाएगा? 45। ओके, अब 3 से दीजिए, 3 से कितना हो जाएगा? 9। फिर 3 से दीजिए, 3 का कितना हो जाएगा? 3। ओके, तो 45 को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 3 गुना 5। दोबारा सुनिए, 45 को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 3 गुना 5। तो चलिए लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे? 45 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो क्या लिखोगे? तो 3 गुना 5। अब आपको ये चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों कि 5 का अभाज्य गुणनखंड और 15 और 45 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में क्या कॉमन है? तो देखिए क्या कॉमन दिख रहा है बताइए? 5। क्या कॉमन दिख रहा है बताइए? 5। ओके, तो मसा मेरा कितना निकल जाएगा? 5। तो क्या लिखोगे? मसा बराबर 5, यानी कि इन तीनों संख्याओं का मसा कितना निकल गया? 5। ओके, तो देखिए 5 ही वह अधिकतम मात्रा होगी मेरे प्यारे बच्चों
जो प्रत्येक छात्र को बराबर मिलेगा। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, 5 ही वह अधिकतम मात्रा होगी, अधिकतम मात्रा होगी जो प्रत्येक छात्र को बराबर मिलेगा। ओके।